राधे राधे। मैं हूं सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ब्रज की जो संस्कृति है और यहाँ की जो लोक कलाएं वो हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं। देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग ब्रज में आते हैं भगवान राधा कृष्ण की उन दिव्य लीला स्थलियों के दर्शन कर उनकी द्वापर कालीन स्मृतियों को ताजा करते हैं। आज भी यहाँ की उस कान्हा के ब्रज की ऐसी लोक संस्कृति है, लोक परंपरा है, जिनके जो चिन्ह हैं और वहाँ की जो संस्कृति है उसको देखकर निश्चित ही आपका मन मोहित हो जाता है। तो आइए हम आज आपको लेकर चलते हैं ब्रज लोक कला एवं शिल्प संग्रहालय में, जो कि वृंदावन से गोवर्धन के मार्ग पर स्थित है। और ये ब्रजवासी लोगों ने ही ब्रज की उन अमूल्य चीज़ों को एकत्रित करके एक ऐसा स्थान बनाया है जिसे देखकर आपको निश्चित ही ब्रज की उस संस्कृति के दर्शन होंगे और आपका मन बरबस ब्रज की ओर खिंचा चला आएगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हम इस ब्रज के उस लोक कला एवं शिल्प ग्राम संग्रहालय में, जहां आपको ब्रज की उन लोक कलाओं के दर्शन होंगे जहां राधा कृष्ण के उस द्वापर काल से जुड़ी हुई हैं और यहाँ की लोक कला विधा उनके दर्शन करते हैं। तो ये इसी संग्रहालय के हम सबसे पहले आए हैं। तो यहाँ आप ये वाद्य यंत्र देख रहे हैं, ये वाद्य यंत्र होली का वाद्य यंत्र है और इस वाद्य यंत्र को बम्ब कहते हैं, नगाड़ा कहते हैं। और इसको बजाने के लिए देखते हैं तो इस तरह के ये दो लकड़ी के डंडे होते हैं, इनके द्वारा इसको बजाया जाता है और बड़ी इसकी मधुर ध्वनि ये इसके बजाने की जो कला है कि मैंने भी पहले अपने बचपन में इनको बजाया है। और ये फटा हुआ है, इसके ऊपर हल्दी का लेप लगाते हैं और हल्दी का लेप लगाने के बाद फिर इसको बजाया जाता है। तो होली का जो नृत्य है वो इस बम्ब की थाप पर ब्रज में पूरे 40 दिन का जो ब्रज का जो होली महोत्सव है उसमें इस बम्ब का विशेष ढप झांझ मंजरी के बीच में इस बम्ब की थाप पर ब्रज की गोपियाँ ग्वाल नाचते आप देख रहे हैं। अब हम इस ब्रज के लोक कला शिल्प संग्रहालय में आए तो यहाँ की जो दीवारों पर ही ब्रज की जो लोक संस्कृति की छाप है वो आप देख रहे होंगे। यहाँ इसका जो जिस तरह से इसको बनाया गया है तो हर जगह चाहे वो दीवार पर लेखन हो या यहाँ की जो कढ़ाई है वो सब हमें कहीं ना कहीं ब्रज की उस प्राचीनता की खुशबू देती है। और इसका जो मुख्य संग्रहालय का जो केंद्र है आप यहाँ आ चुके हैं और इस संग्रहालय को संवारने में, सहेजने में और यहाँ इन सब चीज़ों को लाकर सजाने में जो मुख्य भूमिका में रहे डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अब इनके माध्यम से इस संग्रहालय की जो वस्तु हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, जिससे कि आप फिर यहाँ इस संग्रहालय में निश्चित ही खिंचे चले आएंगे। शर्मा जी, तिलक पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे दर्शकों को ब्रज की जो द्वापर कालीन लोक संस्कृति है, लोक कला है, विधाएं, उनके बारे में आप अपने संग्रहालय में जो आपने यहाँ इसको सजाया है उनका आप वर्णन करें, बताएं, दिखाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो लोक जीवन में यहाँ जो परंपरा द्वापर कालीन ही कृष्ण संस्कृति ही ब्रज संस्कृति है। मूलभूत रूप से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे गौएं चराई थी, इसलिए ये संस्कृति को हम ग्वाल संस्कृति भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी माता बहनें जो हैं प्रत्येक पर्व पर एक चित्र बनाती थी। जैसे हमने दिखाया है यहाँ पे चैत्र मास में ये चित्र बनता है। देवी के दिनों में नवरात्र के समय पे देवी का अनुष्ठान चलता है वो पूरा, और उस अनुष्ठान के समय इस प्रकार का चित्र अंकित किया जाता है। ये सारे चित्र जो है चावल को घोर करके, चावल को पीस करके और गेरू को लेकर के ये चित्र बनाए जाते हैं। ये चैत्र मास में रामनवमी आती है, गणगौर आती है और चैत्र के नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि आते हैं। उन नवरात्रि पर ये चित्र बनाया जाता है और इसकी पूजा होती है। उसी प्रकार से दूसरा बैसाख मास में आप देखेंगे नरसिंह भगवान की नरसिंह चौदस होती है और जगह जगह ये लीलाएं होती हैं। ये लीलाओं को देखने के लिए काफ़ी भी एकत्रित होती है। प्रत्येक जगह वृंदावन में, मथुरा में और इसका चेहरा बनाया जाता है, जो हम दिखाएंगे आगे, वो लगा हुआ है। उस प्रकार के चेहरे नरसिंह लीला होती है, नरसिंह लीला होती है, नरसिंह नृत्य होता है। और ये जो है वट की पूजा होती है ज्येष्ठ मास में। और ज्येष्ठ मास जो है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वट सावित्री, ये पौराणिक कथा है जिसको उस समय बोला जाता है। आज भी पति की दीर्घायु के लिए माताएं इसको रखती हैं।
ये जो यहाँ पे जो प्रदर्शित किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण मुकुट धारण करते हैं, राधा रानी किरीट कुंडल आदि आदि जो सारे श्रृंगार का सामान यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, दर्शनीय है। मुकुट देखो ये जो उन्होंने बताया भगवान कृष्ण जो मुकुट पहनते हैं, और आज ब्रज की जो एक विधा है रासलीला, उसमें जो भगवान राधा कृष्ण, तो ये भगवान श्री कृष्ण का मुकुट है, टोपी का, उसकी किरीट है, कलंगी है, ये हार आप देख रहे हैं, ये राधा रानी श्री जी की चंद्रिका है, नीचे उसका कुंडल है, और ये फिर भगवान का दूसरी तरह का मुकुट है जिसमें टिपारा है, कलंगी है, कर्ण कुंडल है, उनकी चोटी है, और ये तो इनका प्रदर्शन किया गया क्योंकि ये द्वापर कालीन कृष्ण की। और फिर आगे अलग मास, तो ये मास के अनुसार चल रहा है। मास में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होती है, और जगन्नाथ जी की पूजा पूरे देश में ही होती है। रथ निकलता है, वृंदावन में भी रथ की सवारी निकलती है और बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो इसलिए आषाढ़ मास भगवान जगन्नाथ जी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। उसमें फिर देव शयन कर जाते हैं, तो ये प्रमुख मास है। और आप देख रहे हैं वो ही जो भित्ति चित्र हमारे ब्रज की लोक संस्कृति का, जो गेरू है, कोला है, खड़िया, उनसे बनाते हैं भगवान कृष्ण का और बलभद्र जी का, बीच में सुभद्रा जी का। तो ये चिन्ह यानी हर मास में अलग लीला प्रदर्शित करती हैं। पूजा होती है, उसका अलग प्रसाद बनता है, और लोग बाग अपने वस्त्र इत्यादि भी उस मास के अनुसार ही धारण करते हैं। ये श्रावण मास है, श्रावण मास में झूले पड़ते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी झूले की लीला होती है, और सखियाँ जो है नृत्य करती हैं, गीत गाती हैं। लोकगीत जो गाया जाता है श्रावण मास में, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता है, मलार वगैरह सब में। देखिए हर मास के अनुसार चल रहे हैं। श्रावण मास, श्रावण के मास, भाद्र मास, ब्रज का प्रमुख महीना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, राधा जी का जन्म इसी मास में हुआ था। इसी मास में हुआ था, इसलिए यहाँ पे तुलसी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, और झूले पड़ते हैं। इसमें जो है हर सोमवार को व्रत भी रखने का विधान है मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। अब ये जो है आगे तो देखिए ये भादो मास की, तो जो ब्रज की जो लोक संस्कृति जैसा बताया, तो वहाँ कृष्ण संस्कृति है द्वापर काल की। तो इसमें अंकित जो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो आप देख रहे हैं पल्ला में ब्रज की गोपी झुला रही है। दूसरा चित्र इसमें पूतना वध की लीला को अंकित किया है, तो कृष्ण की, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है राधा कृष्ण पर आधारित है, तो हर उनके जीवन में वही चीज जीवंत रहती है, उन्हीं को बनाया। तो भाद्रपद मास में इन्होंने पूर्ण तरीके से जो चित्र अंकित किया, देखिए बीच में वृक्ष बनाया है, भगवान कृष्ण बनाए जो उन्होंने कदम पर चढ़कर चिरण लीला की है, तो वही लीला उस मास के अनुसार उसमें दिखाई जाती है। अब अगला महीना उसके बाद भाद्रपद के बाद आता है अश्विन मास। यहाँ पे जो है कठपुतली का खेल भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। कठपुतली बहुत महत्वपूर्ण खेल है, और इसको हमारी राज्य सरकार भी इसमें पूर्ण सहयोग कर रही है। तो ये जो है ब्रज 84 कोस का मानचित्र है। हम यहाँ पर हैं बाटी बहुलावन, ये जो है यहाँ पे इस समय हम खड़े हुए हैं, और ये पूरा का पूरा 84 कोस की जो है प्रतिवर्ष परिक्रमा लगती है। पैदल ये परिक्रमा 40 दिन के लगभग लगती है, और बाकी आजकल 84 कोस की दर्शन यात्रा प्रारंभ हो गई है। तो देखिए ब्रज का मानचित्र, क्योंकि ब्रज भगवान राधा कृष्ण की लीला भूमि है, और ये संपूर्ण 84 कोस की परिधि में है। और जैसा कि बता दूं कि ये 3 राज्यों को स्पर्श करके ब्रज की जो इस समय सामने संरचना है, तो इसमें हमारे हरियाणा का आता है, जो कि मात्र 5% क्षेत्र हरियाणा का आता है, और लगभग 10 से 12% राजस्थान का आता है, और शेष उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद का भाग है। इन तीनों राज्यों की सीमाओं से बनकर ये ब्रज 84 कोस है, और उसकी पूरी परिक्रमा यमुना नदी उसमें दिखाई दे रही है। और आगे बढ़ते हैं, फिर जैसा उन्होंने बताया कि जो नरसिंह जी का है, तो देखिए नरसिंह जी का मुखौटा इसको पहनकर यहाँ नरसिंह लीला होती है, नरसिंह जी का नृत्य करते हैं। और आइए अब अश्विन मास पर हम पहुंचे हैं। मथुरा में ही बनाया जाता है, इसके बहुत अच्छे कलाकार मथुरा में रहते हैं। निर्माण भी यही होता है। निर्माण यही होता है। ये आश्विन मास क्वार का महीना है, इसमें पितृपक्ष भी शामिल रहता है। तो पितृपक्ष का द्योतक ये है, बाकी जो है उसमें देवी का लांगुरा के गीत वगैरह गाए जाते हैं, तो उसी का स्वरूप विविध रूप से बनाया गया है। सूर्य चंद्रमा उसके साथ है ही है। ये आश्विन मास जिसमें विजयदशमी आती है, शरद पूर्णिमा आती है, और फिर आता है कार्तिक मास जो नियम सेवा का सेवा होती है। बहुत दूर दूर से
पर्यटक लोग यहाँ आते हैं, भक्त लोग यहाँ आते हैं और वृंदावन में ही रह करके, ब्रज में ही रह करके अपनी नियम सेवा का पालन करते हैं। प्रतिदिन यमुना स्नान, मंगला आरती से और शयन आरती तक पर्यंत नियम से उनके दर्शन करते हैं और अहर्निश अपनी भक्ति में और पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। यही नियम सेवा है। तो कार्तिक की नियम सेवा जिसमें दीपदान का विशेष महत्व है, तो वो सब इसमें अंकित करते हुए फिर अगला महीना अगहन का महीना बोलते हैं। का महीना, इस महीने में सारी पूजा पाठ जो है अपने तरीके से होती हैं। विशेष रूप से इस महीने का जो है तुलसी की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। और इस महीने में बताते हैं विक्रम संवत से पूर्व हमारे यहाँ यही अगहन के महीने से ही वर्ष प्रारंभ हुआ करता था। जैसे अब चैत्र मास से होता, पहले अगहन मास से, अगहन मास से ही शुरू होता था। और देखिए ये फिर ब्रज की लोक कला संस्कृति की जो वस्त्र हैं, पिछवाई है जो ठाकुर जी विराजमान होते हैं, उनके पीछे का जो पर्दा बनता है बड़ा ही सुंदर और चित्रकला से, बहुत ही शानदार कलाओं से वो द्योतक होता है, उसको पिछवाई कहते हैं। आज भी जो प्राचीन पिछवाइयाँ हैं उनके रंग आज तक ज्यों के त्यों बने हुए हैं, जिन कलाकारों ने बनाए हैं। और ये जो है भगवान के मुकुट और चोटी आदि भी उसमें सम्मिलित है। शर्मा जी, पूर्व काल में जो पिछवाई बनती थी उनमें तो चांदी के, सोने के तारों का प्रयोग होता है, वो प्राचीन कला है अपने यहाँ। प्राचीन कला है। द्वारकाधीश के मंदिर में वो प्राचीन पिछवाइयाँ आज भी वर्तमान हैं। देखिए अब अगहन मास के बाद पौष मास में भगवान सूर्य देव की पूजा होती है, क्योंकि भगवान मकर संक्रांति के दिन दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर भगवान आ जाते हैं। तो इस काल में हमारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह शादी के, इसके उसके जितने भी शुभ कार्य हैं संक्रांति के बाद से, हाँ, ये प्रारंभ हो जाते हैं। तो पूष मास इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सूर्य पूजा का जी जी। और इस पौष मास में ब्रज में खिचड़ी महोत्सव बहुत मनाए जाते हैं। खिचड़ी का दान, खिचड़ी का पान, मंदिरों में खासकर खिचड़ी के भोग लगते हैं। ये पौष मास की विशेषता है। और उसके पास अब हम आए हैं माघ मेला लगता है प्रयाग में भी, कभी मथुरा में भी ये मेला बहुत ही उच्च स्तर से लगा करता था। अभी थोड़े दिन पहले प्रारंभ होने की बात भी थी, प्रारंभ भी है। तो इस प्रकार इस महीने में सबसे बड़ी बात यह है कि तारे की छाव में माता बहनें और सब जो लोग वैष्णव पद्धति से अनुष्ठानिक रूप में भक्ति का रूप धारण करते हैं, वो सब इस महीने में प्रातःकाल का स्नान और सारे दिन अपने नियमित सेवा में, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इस महीने का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए पौष मास की चित्र आकृति है, तो हर महीने के आकृतियों को करते हुए अब हम आगे बढ़ते हुए फाल्गुन मास, राधा कृष्ण की परम पवित्र होली लीला। ब्रज में ये कही जाए कि माघ को महीना आड़ो और फागुन में रसिया ठाड़ो, तो वही जो है ये फागुन मास का चित्र है। इसमें होलिका दहन होता है और नई फसल आ जाती है। जब तक उस नई फसल का भी इस होलिका दहन के साथ बहुत गहरा संबंध है। और जितना भी है ब्रज में इसका जो रस है होली का, वो अन्यत्र कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। जग होरी ब्रज होरा, ये बात कहीं ऐसा देश निगोड़ा। देखिए फाल्गुन मास बड़ा रस का मास है। तो इस तरह से यहाँ चैत्र मास से प्रारंभ हुआ और फाल्गुन मास पे हुआ, तो इसमें पूरे ब्रज की पूरे एक वर्ष की संस्कृति के दर्शन हुए। अब इस जो वीथिका है संग्रहालय की, यहाँ और भी चीज़ें हैं दर्शनीय, आइए उनकी जानकारी लेते हैं। ये तुलसी के आभूषण हैं। इनको सखी भाव में रहने वाले महानुभाव जो ब्रज में पूजा उपासना करते हैं और प्रेम लड़ाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से, वो इन आभूषणों को धारण करते हैं और वो सखी भाव में बैठे हुए प्रभु की लीला का आनंद लेते हैं। इन्हें वैष्णव आभूषण कह सकते हैं। तो बड़े सुंदर यहाँ हार है, हाथ के हाथ फूल हैं, कर्ण फूल हैं, कुंडल हैं, कंठी हैं, जप माला है। तो सब बड़े सुंदर ढंग से ये वैष्णवों के लिए तुलसी के, जो तुलसी का पौधा होता है उसके सूखने के बाद डंडी है, उससे सब बनाए गए। बहुत सुंदर चीज़ है। और देखिए ये ब्रज की लोक संस्कृति का बड़ा सुंदर दर्शन है। ये एक विधा है ब्रज की, प्राचीन द्वापरकालीन, सांझी इसको बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या बताएं शर्मा जी? पितृपक्ष में 16 दिन लगातार मंदिरों में सांझियाँ बनाई जाती हैं। सांझियाँ कई प्रकार की बनती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे गांव में गोबर की सांझी है, जिसको हम बताएंगे आगे। और इस समय जो है मंदिरों में फूलों की सांझी राधा वल्लभ जी के मंदिर में बनती है। राधा रमण जी के मंदिर में
सूखे रंगों की सांझी बनती है, गीले रंगों की मतलब जल के नीचे की सांझी बनती है, जल के ऊपर की सांझी बनती है। इस प्रकार सांझी के विविध प्रकार मंदिरों में बनाए जाते हैं, सजाए जाते हैं। आजकल तो सांझी मेला भी प्रारंभ हो गया है ब्रज में। और भी ये यहाँ अलग अलग तरह के आभूषण हैं, ये क्या है? ये गिलहट के आभूषण हैं। इन आभूषणों का किसी समय ब्रज में बहुत अधिक प्रचलन था। उस समय मतलब कहना चाहिए स्वतंत्रता से पूर्व ये जो है ये गिलहट के ही आभूषण माता बहनें पहना करती थी और इन आभूषणों की उतनी ही महत्व थी। इसको हमेल बोलते हैं। हमेल है, ये हार है, तोड़ियाँ हैं, लच्छे हैं, इस प्रकार से मंगलसूत्र हैं, गजट्टी है और ये टड्डे हैं, पहुँची है, बोल्ला है, टीका है, मतलब सब प्रकार के नक्श का के जो आभूषण है ऊपर से नीचे तक आभूषण हैं, जिसमें बच्चों के भी हैं, बिछिया भी हैं बच्चों के। अच्छा शर्मा जी, ये जो प्रतिमा आपके से में मुख्य आकर्षण केंद्र यहाँ बनी हुई है, इसके बारे में विशेषता बताएं। श्री विग्रह है, दारू विग्रह है, काष्ठ का बना हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इस प्रकार का विग्रह कहीं देखने को नहीं मिलता है। सहस्त्र दल कमल के ऊपर अनंत नाग विराजमान है। उन अनंत नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं खड़े होकर के। ऊपर शेष नाग की छाया उनको दी गई है। कलाकार की कल्पना बहुत ही उच्च कोटि की है। मैं समझता हूँ कम से कम ये 200 से 250 वर्ष प्राचीन विग्रह है। ये काष्ठ का विग्रह और एक सिंगल पीस है, सिंगल है। तो देखिए सुंदर भगवान कृष्ण की प्रतिमा और उसके बाद ब्रज के कुछ और भी यहाँ पे संग्रहालय के। हम बच्चे जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे ब्रज में पट्टी पूजन होता था। सबसे पहले जब बालक अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे उनके पिताजी वगैरह लेकर के, तो पट्टी पूजन होता था, मिष्ठान बंटता था। इसी पट्टी पे कक्षा 5 तक उसकी पढ़ाई नियमित चलती थी। आज जो स्लेट ने ये जगह ले ली पट्टी की। अब तो कॉपियाँ चल रही हैं, अब तो बात ही खत्म हो गई। ये पट्टी जो है इस पे जो है बुदिक्का होता था और कलम होती थी। कलम जो है नेजल या सरकंडे की होती थी, तो नेजल की ये रखी हुई है कलम, नर्सल बोलते हैं जिसको, नर्सल बोलते हैं उसको। इसमें खड़िया घोर करके इस पे लिखा जाता था, इसको बड़ा घोटा जाता था। और बहुत ये पोथी और रहल है। पहले पंडित लोग और मतलब जो पढ़ते थे वो आलती पालती मार करके इस प्रकार के रहल पर अपनी पुस्तक को रख करके पढ़ा करते थे। ये डंडे साई में बहुत अच्छे गायन होता है और डंडे बजाए जाते हैं और वो जो है शोभा यात्राओं में निकलते थे। वो तरह तरह के उसमें गायन हुआ करता था, बड़ा सुंदर। ये यहाँ पे जो रखे हुए छापे हैं ब्रज में, साड़ी की छपाई का कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय रंगरेजा, उसको रंगरेजा बोलते थे, छिपी लोग इसको ठप्पा लगाते थे साड़ियों पर और वो बहुत सुंदर उसकी आकृति बनकर तैयार हो जाती थी। सादा वस्त्र पर छापे लगाकर उसको डिजाइन नहीं दे देते। डिजाइन ये छापा आज जो मशीनों ने ले लिया वो मशीनों ने ले लिया है। ये इसको स्टेंसिल बोलते हैं हिंदी में, खाके। ये सांझी के लिए कटिंग होती है, ये बहुत बारीक कटिंग होती है। ये सबसे बड़ा परिश्रम का कार्य है। सांझी को देखने में अच्छा लगता है लेकिन उसका मूल विषय यही है। इसको देख करके ही इसके ऊपर रंग बहुत बारीक की तरीके से छानते हुए बुरके जाते हैं, तो ये चित्र जो है बहुत सुंदर बन के तैयार हो जाता है। मतलब ब्रज की जो संस्कृति है वो राधा कृष्ण पर आधारित है। चाहे कोई भी चीज जो उसमें कृष्ण संस्कृति, जी कृष्ण संस्कृति। और भी इसमें पीछे देखिए दशहरे और दीपावली के दिन ये खेला जाता है। चौपड़ बिछाई जाती है मंदिरों में और सब जगह, और इसको जो है गोस्वामी वर्ग जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। उनका प्रतीक है कि राधा कृष्ण ही इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। देखा, हर वस्तु भगवान राधा कृष्ण पर आधारित है। और यहाँ और भी संग्रहालय है, यहाँ इस दीर्घा में है। भाद्रपद में ही चट्टा चौथ आती है, गणेश चौथ उसको बोलते हैं, कोई पत्थर चौथ भी बोल देता है। उसकी बहुत सारी बातें हैं। ये बीजना बनाए जाते हैं। पहले ये कच्ची घोड़ी है जो शादी विवाह में, ये जो है बटुआ है रसरी का, इसको सरकाते हैं और खेलते हैं। ये ज़्यादातर बरपक्ष जिस समय दुल्हन विदा होती है अपने घर से, उस समय बर का पिता इस ऐसे बटुए को लेकर के उसमें से पैसे लुटाता है लोगों को प्रसन्न खुशी में। हाँ जी, ये आसन है। ये ब्रज की ये लोक कला है और माताएं बहनें इन सबको अपने हाथों से बनाती हैं।
हस्तकला के, ये चाहे वो पंखा हो, बीजना बोलते हैं, गर्मियों में पंखा होते नहीं थे, ये आसन भी उनके बनाए हुए हैं, ये घोड़ी है या झोली, सब हाथों से बनाई हुई हैं। ये हस्तकला का एक अद्भुत नमूना है ब्रज की प्राचीनता का। तो आइए शर्मा जी, और अब और भी कक्षों में हमें दिखाइए। बनाया जाने वाला चित्र है जिसकी पूजा होती है, इसको सोना बोलते हैं, दरवाजे के बाहर बनाते हैं। इसी तरह से नागपंचमी भी दरवाजे के बाहर ही बनती है, इस प्रकार का चित्र उसमें बनाया जाता है। ये काले रंग से नाग बनाए जाते हैं। जी जी। तो देखिए दीवाल पर लेखन है अंकित, यानी कि ब्रज में उस समय दरवाजे की आकृति को देख के अंदाज लगा लेते थे कि कौन सा त्योहार है। कौन सा त्योहार है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये गांव का घर और घेर है, इस प्रकार के घर हुआ करते थे उस समय, और जिसमें किसान अपना जीवन यापन करता बहुत आनंद के साथ में। ये सामने जो है ये कोठी है, इसमें गेहूं पूरे वर्ष भर के लिए भरे जाते थे। उन गेहूं में अन्न भंडार, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उनमें क्षति नहीं पहुंचती थी, उनको कोई भी घुन आदि कुछ नहीं लगते थे। तो क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ। अंदर तो आइए मैं आपको अब अंदर ले जाकर पास से नज़दीक से जाकर एक एक चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि इस संस्कृति का निश्चित ही ये ऐसी दीर्घा में हम हैं, आने के बाद निश्चित ही आप यहाँ आना चाहेंगे। ये फूस की झोपड़ी जो पूरी तरह से आज की तारीख में कहूँ तो वातानुकूलित घर है। सर्दियों में सर्दी का एहसास नहीं होगा, गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी। और इस पर जो हस्तकला है, कितनी सुंदर डिजाइन है यहाँ है। ये ऐसा ब्रज में पहले इसी तरह इसको बनाते थे। और अंदर का फिर जो नज़ारा है, क्योंकि ये प्रतीकात्मक रूप में एक झोपड़ी बनाई है, ऐसे पहले मकान होते थे ग्रामीण संस्कृति में। और आप देखिए यहाँ ग्रामीण संस्कृति के हल है जो बलराम जी का सबसे प्रिय है, जो माना जाता है ये हथियार के रूप में। ये जुआ जो जब बैलगाड़ी होती है तो उस पर बैल के दोनों बैल इसमें लगते हैं, उनके कंधों पे ये होता है। और उसके बाद ये भी उसी से बैल से जुड़ा हुआ है, क्यों बैल कई तरह की बैलगाड़ी होती हैं, रब्बा है तो। और ये मांझा जो खेत का जब पार्टीशन करते हैं उसमें पानी के लिए रोकने के लिए, तो इसको दो लोग मिलकर चलाते हैं, हाथ से पकड़कर मिट्टी को खींच खींच के एक मिट्टी की एक मेड़ बनाते हैं, तो मांझे का काम करते हैं। और ये हल की मूठ है जो हल में लगती है। तो ये हमारे कृषि आधारित है, क्योंकि ब्रज संस्कृति में कृषि प्रधान है। नंद बाबा स्वयं कृषक थे, गोपालक थे, और बलराम जी हल चलाते थे का। और ये जो अभी शर्मा जी ने बताया गेहूं की कोठी, यानी जमीन से ऊपर है, जो जमीन की सीलन ना आए उसमें, उससे ऊपर बनाया है, हवा भी लगती रहे। और उसके बाद ये फूस की छप्पर के, उस समय लेंटर या छत के पत्थर आदि नहीं थे, तो इसमें रखना वर्ष भर के लिए खाद्यान्न को लेकर। और इसको फिर गोबर से लीप के बंद कर देते हैं, और अंदर कीट ना लगे इसलिए नीम की पत्ती डालकर इसको सुरक्षित। तो ये हमारी संस्कृति है। और देखिए मिट्टी का, ये इसको धौंधा बोलते हैं, और ये पीली मिट्टी का बनाया जाता है। और जो चूल्हे पर जब करते हैं तो रात्रि में चूल्हे पर जब विश्राम देने के बाद उसको पोता बोलते हैं, यानी कि चूल्हा शांत किया, उसमें फिर काम होगा। और ये प्राचीन समय के बेड, आजकल जो बेड आ गए हैं तरह तरह के, लेकिन ये उस समय की, ये इसको खटिया बोलते हैं, खाट, बड़ा इसमें आनंद आता है सोने में। और जो आज की जो पद्धति है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, इस खटिया पे सोने मात्र से ही वो सब आपकी जो नसों का मसाज हो जाती थी, और बड़े सुख की नींद किसान इस पे लेते थे। तो इस संग्रहालय के शोभा बढ़ा रहे हैं, हमारी प्राचीन ब्रज की जो संस्कृति को बड़ा सहेज कर रखा है। और देखिए आप, ये किसानों का हुक्का है, और ये नाल, इसको वजन में जो आजकल जो हम वेट लिफ्टिंग की मशीनों पे जाते हैं, और तमाम वो चीज़ हमारे ब्रज की संस्कृति में पहले पत्थर की बनी हुई है। ये कुंभकार का चाक है, जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वो इसी चाक के माध्यम से, इस जो होल है इसमें वो डंडी लगा के इसको घुमाते थे, बीच में मिट्टी रखकर। उसके बाद कुल्लड़ है, सकोरा है, मटका है, मटकी, सुराही आदि सब इन्हीं चीज़ों से बनते थे। आज ये मशीनी युग आ गया है, तो मशीन के चाक चल गए हैं। और ये देखिए खटोटी है, ये पानी की खटोटी है, और ख़ास कर ये रसोई के है वो नाद है। और ये ढकोला है जो लकड़ी का बनता है, और झाऊ की लकड़ी इसमें प्रयोग की जाती है। तो ये, और देखिए कुल्हाड़ी, किसान, क्योंकि किसान संस्कृति है तो ये कुल्हाड़ी है लकड़ी वगैरह काटने के लिए। और ये हमारे हुक्का रखे हुए हैं, छोटा हुक्का, कि ब्रज में कुछ महिलाएं भी हुक्का का प्रयोग करती थी, तो उनके लिए छोटा हुक्का। और बड़े किसान लोग हैं, पुरुष लोग हैं, वो बड़े हुक्के का। तो ये बड़ी सुंदर आपको हमने दिखाई है एक गैलरी। और आइए फिर अब, क्योंकि ये घर और घेर दिया है, इसके बाद
फिर अब हम छाया चित्र प्रदर्शनी जो आइए लेके चलते हैं, और शर्मा जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर संग्रह किया है संग्रहालय में, और ये लोक लुभावन हम कह सकते हैं, मन को आकर्षित करने वाली है। ये जो है श्रृंगारदानी है, जो बधू जाती है ससुराल, तो उसको कन्या पक्ष श्रृंगारदानी देता है। तो इस प्रकार की श्रृंगारदानी थी। उसको संचय करने के लिए गुल्लक भी दी जाती थी कि तुम धन संग्रह के लिए। और ये काठ के बर्तन भी दिए जाते थे, बहुत प्राचीन काल की बात है। सबसे उससे पहले ये पत्थर के बर्तन यहाँ चला करते थे चलन। तो देखिए, पहले पत्थर के बर्तन आए, फिर मिट्टी के, फिर काष्ठ के, उसके बाद एल्युमिनियम के आए, फिर पीतल के, कांसे के, और अब आज आप देख रहे हैं स्टील ने जो किया है। तो ये हमारे प्राचीन विधा हैं कि आप पत्थर के देख रहे हैं, मिट्टी के हैं, काष्ठ के हैं, और ये कांसे पीतल के हैं। ये छचिया है, इस पे दस्तान लिखते हैं, छचियावर छाछ पे नाच, ताय अहीर की छोहरियाँ छचियावर छाछ पे नाच। इतना सा मठा देने पर, इतनी सी छाछ देने पर श्री कृष्ण को वो नचाती थी। इसको ब्रज में खुरचना भी बोलते हैं। खुरचना कहते हैं। ये कजरौटा है, नए बच्चों के लिए जो काजल पाला जाता है, तो इसमें पाला जाता है काजल, और ये उसकी आँखों में लगाया जाता है, वो बहुत अच्छी आँखें हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार का, इसको कजरौटा बोलते हैं। तो देखिए, बड़े सुंदर है। आइए अब आपको और आगे ले चलते हैं। ये धान की, गेहूं की, जो उसकी छोटे पौधे की जो सीख होती है, उससे बनाया जाता है। और आजकल जो हॉट केस वगैरह जिनमें रोटी रखते हैं, पहले ये इनको बोइया बोलते हैं। इनमें रोटी रखने के बाद उसमें भाप से वो ना तो ठंडी होती है और ना वो गीली होती है, बोइया बोलते हैं। ये फिरकनी, चकई, भौरा श्री कृष्ण के खेलने के अवयव हैं। पिचकारी है। देखिए, होली पर जो रंग की, ये पीतल की पिचकारी है। आज प्लास्टिक और लोहे की जो चीज चली है, उस समय पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पीतल की पिचकारी है। इससे रंग चलाते थे। और फिर यहाँ ब्रज के आभूषण, वस्त्र आभूषणों की गैलरी है। रासलीला के ये वस्त्र परिधान हैं, और जब सवारी निकलती है ब्रज में किसी भी प्रकार की, तो ये निशान आगे चलते हैं, ये दोनों तरफ लगे हुए हैं। अच्छा शर्मा जी, ये जो आकृति, ये क्या है? ये टेसू है। टेसू और झांझी। बब्रुवान, जो महाभारत काल में बब्रुवान को श्री कृष्ण ने धड़ अलग कर दिया था, सिर अलग करके छोंकरा के पेड़ पे रख दिया था। तो ये नीचे जो है, ये छोंकरा है, शीश उसका ऊपर है। जो आज खाटू श्याम के नाम से जो पूजा जा रहा है, वो यही प्रतीकात्मक बब्रीवान है। ये भगवान श्री बालकृष्ण का रूप है, और इसमें वो जो है अंगूठा पी रहे हैं। बहुत सुंदर विग्रह है ये। और इसके ये रहलू है, इस पे वो चलना सीखेंगे, झुंझुना है। ये भी टेसू और झांझी है, बड़ा रूप है। जो आगरे में इस प्रकार के टेसू और झांझी का प्रचलन हुआ करता था। आगरा भी ब्रज का एक महत्वपूर्ण शहर है। पटेश्वर तक ब्रज है, शहनाई है, अलगोजा है, और गिल्ली डंडा है। बच्चों का खेल है, प्राय बालकृष्ण। ये जो है ग्वाल वालों के खेल हैं। जब ग्वाल वाल गायों को वन में छोड़ देते थे, और वो स्वयं आपस में इन खेलों को काढ़ करके धरती पे वो इनको खेलते थे। इनको ये अलग अलग नाम खेल हैं। 18 गोटी, 9 सारिया, बाग चाल, भैंसा बांधी, 16 साल, टिंटुआ, भैंसा साल, ये सब जो है ग्वाल वालों के खेल हैं, जिनको देखिए कितने सुंदर। आज जो सांप सीढ़ी लूडो ने जिसका स्थान ले लिया है, तो वो इन्हीं की नकल है। कहीं ना कहीं उनको जो एक उसका आधार मिला है, ये से प्रेरणा मिली है। ये ब्रज के खेल है, केवल जमीन पर, मिट्टी पर उंगली से काट के, और इन्हीं से वो खेलते थे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं से वो आज खेल सामने जो देख रहे हैं आप, लूडो जिसका चलन है, आजकल तो मोबाइल पर खेलने लगे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से आए हैं। और इनके नाम देखिए बड़े, 16 साल, टिंटुआ, भैंसा। तो ये ब्रज के बच्चों के खेल हैं, जो ग्वाल वाल ग्वारिया खेलते थे वन में। देख रहे हैं, ये पितृपक्ष में गोबर से सांझी जो बनती थी, 16 दिन की ये सांझी यहाँ पर अंकन की गई है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कुंवारी कन्याएं एक सुशील और सुंदर वर प्राप्त करने के लिए, मनोकामना के लिए इन सांझियों को बनाती थी, और बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता था। और पूरा
ये अनुष्ठानिक रूप 16 दिन का चलता था। उनकी आकांक्षा की पूर्ति होने पर इसकी वो उद्यापन भी करती थी। तो इस प्रकार इसका चलन ब्रज में पहले बहुत था, लेकिन अब बहुत कम होता चला जा रहा है। तो देखिए दीवार पर आप ये देख रहे हैं, ये गोबर से अंकित हैं और उसमें आटा, रोली और गेरू आदि से इनको बनाते हैं। और पितृपक्ष 16 दिन का है तो 16 दिन की अलग अलग आकृति। अब उस समय की आप इस कला को देखिए कि प्रतिदिन की कला, और कोई उसकी कोई डायरी नहीं, कोई स्मृति के लिए आजकल जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, ऐसा कुछ नहीं। केवल सारी चीज़ें उनके मस्तिष्क में रहना कि किस महीने की कौन सी तिथि को बनाते हैं, तो उसी तिथि के अनुसार बनाई गई हैं गोबर की। क्योंकि गाय का गोबर, गौ माता और गाय का गोबर सनातन संस्कृति में बहुत पूजनीय है। और उस सभी का यहाँ पर दीवार अंकन देख रहे हैं, ये दीवार भी संग्रहालय की है, इस पर गोबर का लेप किया गया है, कोई पेंट नहीं है। और उस पर यहाँ आप देख रहे हैं गोबर की ये बनाई हुई हैं। और बीच में जो दीपावली पूजन से अगले दिन प्रतिपदा के दिन जो गोवर्धन पूजा होती है, वहाँ आप देख रहे हैं गोवर्धन महाराज जो गिरिराज जी की सप्तकोशी परिक्रमा देने के लिए करोड़ों लोग आते हैं, वो गोवर्धन महाराज भी गोबर से बनाए जाते हैं। और उसका यहाँ पर एक गोवर्धन की छवि भी संग्रहालय को आप अपनी संस्कृति को बताने के लिए है कि किस तरह से ब्रज में आज भी यहाँ ये हमारी विधा है जो जीवंत है और लोगों को आकर्षित करती है। इसके अलावा आप दीवार पर देख रहे हैं, ये ब्रज संस्कृति के छाया चित्र है, चाहे वो फूल बंगला हो या होली हो या वो भगवान सांझी लीला है और जितने भी रंगीली होली है, अलग अलग मंदिरों की अलग अलग होली के दर्शन हैं यहाँ। और फिर दीवारों पर चित्र हैं। तो ये सब हमारी ब्रज की संस्कृति को यहाँ विवाह के समय पर जो है इसको छड़ी लगाता है, जब अंदर प्रवेश करता है इसको तोरण बोलते हैं। देखिए हमारी लोक संस्कृति की हर चीज यहाँ पर है। और आइए अब शर्मा जी हमें लेकर चल रहे हैं अगली बीथका की ओर, जो इस संग्रहालय में ब्रज का एक ऐसा संग्रहालय है जो ब्रज की पूरे 84 कोस की संस्कृति को सजे हुए है। और ये ऊंट की खाल का बना हुआ है। इसमें किसान लोग जो हैं अपना तेल साल भर के लिए भर के रखते थे, जो कि खराब नहीं होता था। तो देखिए बर्तनों के लिए आजकल जो स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन आते हैं, उनमें ये ऊंट की खाल का बना हुआ है और इसमें तेल सुरक्षित रखते थे। ये दाऊजी महाराज हैं, बलराम जी का ये है, मुगदर हैं, और ये जो है मूसल हैं उनके साथ में। और ये वो जो है भांग का सेवन करते थे, इसलिए सिल्लोड़ी भी हैं। देखिए भगवान कृष्ण के बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता बलराम, ये उनकी विधका है। और उनके उपरांत क्योंकि दाऊजी महाराज मल्ल विद्या के आचार्य हैं, तो उनके मल्ल विद्या के जो आवश्यक चीज़ें हैं आयुध, वो इधर तो जो हैं ये मुगदर इसको बोलते हैं, जो पहलवान इसको घुमाते हैं। उधर मूसल रखे हुए हैं और नीचे सिल्लोड़ी है जिसमें भांग। और ये उनके बक्सा, प्राचीन जो अपने संदूक और बक्से थे वो इस तरह के होते थे, लोहे के। और तो ये सब हमारे इस बीथका में है, दाऊ दादा और उनके उपकरण। आइए अब अगली बीथका में शर्मा जी हमको लेके आओ। मिशन शर्मा जी यहाँ ब्रज की प्राचीन संस्कृति से जुड़े वैष्णव कमंडल जी घिया से बनते हैं, घिया के तोमा के बनते हैं। ये वैष्णव कमंडल हैं, ये सन्यासियों का कमंडल है। ये जो है जी काष्ठ कोपिल है। काठिया बाबा एक निम्बार्क संप्रदाय में एक संत हैं। देखिए ये संतों का है जो पहनने का है, जो अंडर गारमेंट्स आजकल जिनको हम बोलते हैं, तो वो संप्रदाय में जिससे कि ज़्यादा देर नींद ना आए, तो लकड़ी के लगभग 2 इंच मोटे ये आप देख रहे हैं कास्ट का लकड़ी का बीच में एक जॉइंट है, इसको पहनते थे और इसी से उनकी कोपिन बनाते थे। तो केवल इसको पहन के जब सोएंगे तो नीचे 2 इंच मोटा लकड़ी का जब आएगा अगर, तो ज़्यादा देर सो नहीं सकते। और ये उनके तंबूरा हैं और ये बर्तन की कंटान है जो कि त्रिपाल के कैनवास की बनी हुई है, इसमें पानी ठंडा रहता है। और ये पानी भरने के हैं डोल है जो आजकल स्टील पीतल के, इसमें लकड़ी का हैंडल है और ये चमड़े के बने हुए हैं। कुएं से पानी इनसे निकाल देते हैं, एक ही में कम से कम 15 से 20 लीटर पानी आता है। और जब ये डोल वगैरह किसी रस्सी टूट के गिर जाए तो ये नीचे लोहे का कांटा रखा हुआ है, इसके माध्यम से उनको बाल्टी है, डिब्बा है या डोल है, उसको बाहर निकाला जाता है। और आगे देखिए ये गांधी जी जिसको चरखा कहते थे, सूत कहते थे, वही चरखा, क्योंकि ब्रज की प्राचीन संस्कृति में इसका बहुत चलन था। और ये जो है ढेरा है जो कि
रस्सी बटने के काम में आता था। ये इसके चरखे के बराबर में लकड़ी के 4 पीस के बीच में एक लोहे के जो कील है, इसमें जो मूंछ की रस्सी या सूतली बनाते थे तो उसमें डाल के उसको घुमाने के लिए था, जिससे उसमें बल लगे। छप्पर लगाने का टग है, छप्पर डाला जाता था ना छान, और छान को लगाने का ये टक है। तो ये अलग अलग चीजें रखी हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, ये क्या है शर्मा जी, ये अलग चीज यहाँ पर लगी हुई है? पहले रथ चलने की परंपरा हुआ करती थी, तो वो रथ को जहाँ खड़ा करना होता था तो उसके सिरे भाग को इस पर रख देते थे। ये स्टैंड है आज की भाषा में रथ का। आइए और आगे की ये क्या चीजें हैं? सपेरों का है, ये बीन है सपेरों का, ये झोली है हुई बहुत अच्छी, ये हत्ता जोड़ी हैं, और ये जो है इनकी जो है ये डलिया है, डलिया है, ये सपेरे की सांप जिसमें रखते हैं, जिसमें रखते हैं, और ये इनकी झोली है सपेरे की। ये स्वर्णकारों के आभूषण बनाने के परी है, पारो है, ये इसमें जो रखा हुआ है इसमें गलाई जाती थी, और ये कैंची है, ये स्वर्णकारों के। ये कंठी माला बनाने की मशीन है, इसके द्वारा कंठी माला बनाई जाती है, तुलसी की। ये नाई की पेटी है, उसके औजार हैं ये सब, कैंची है, उस्तरा है, और इसको उस्तरा को पहना करने के लिए पैताबा है, समझे ना, नैनी। देखिए ये हमारे हर जो कला की सामग्री है, इसमें सबसे पहले काली की पूजा होती है, इसलिए काली माता का वो है। ये फरसा है, तलवार है, ढाल है, नहीं बगल घूसा है, और ये किर्च है, खाना है, गुप्ती है। देखिए उस समय जब ये पट्टेबाजी होती थी तो उस समय भी हैं लड़ने के, और उसका आवश्यकता पड़े युद्ध के समय, तो ये सारे उस समय के प्राचीन छोटे छोटे हैं। शिवाजी ने जो मारा था उनको, ये वाला था बगल घूसा, ये इस प्रकार का हुआ करता था, जिसको अंदर प्रवेश कर जाए तो बचना मुश्किल होता है। ये आयुध है, मंदिर में जो लगती हैं वो पिछवाई हैं दोनों, बहुत अच्छी। ये बनेटी है, सोटा है, और ये जो है डंडा है वैसा, ये गुप्ती है, ये तवल है। तो देखिए प्राचीन समय के ये पुरुषों के जो आयुध है लकड़ी के बनते हैं, ये चाहे वो बनेटी हो, लकड़ी की छड़ी हो, गुप्ती हो। धनुष है, ये पटा है, और ये बल्लम है। तो यह प्रतीकात्मक रूप में रखे हुए हैं, कैसे कैसे ये प्राचीन काल के धनुष बाण से भी जो युद्ध में या किसी में करते थे काम आते थे। ये ब्रज में बजाए जाने वाले लोकवाद्य यंत्र हैं। ये नक्कारा है जो नौटंकी में बजता है विशेष रूप से, और उसके साथ है ये तबला है, डमरू है, खंजरी है, सारंगी है, ये सारंगी है, और ये इस पे जो बजाया जाता है, लावनी जो गाई जाती है ना, लावनी गाए वालों का चंग है। ये भोपा, लोग जो भीख मांगने आते थे पहले, वो भोपाओं का ये जो है मधुरिया बैन इसको बोलते हैं, इसको पुंगी भी बोला जाता है। देखिए ब्रज के अलग अलग वाद्य यंत्र है, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा। पूजा है, बांसुरी है, ये सब चीज़ है। ये जो लहंगा आप देख रहे हैं, ये होली के अवसर पर हमारी माताएं होली खेलने के लिए पहना करती थी उस समय। अब इनका चलन बिल्कुल बंद हो गया है। देखिए ब्रज लोक संस्कृति के वाद्य यंत्र, उसके पहनावे की खास चीज़ें हैं, इसमें जो आज भी इनका प्रयोग बहुतायत मात्रा में बहुत से होता है। ये सेली भाला है, कहते ना चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम, तो वो सेली भाला है। ये सेली भाला, सूली सूली भाला जी। और आगे ये सब ये गदा है। तो आइए शर्मा जी आगे आके और हमें बताइए। सेमरी बनाने की मशीन है, इसके नीचे आटा रखा जाता था, फिर इसको इस तरीके से दाबा जाता था, ये सेमरी बनाई जाती थी सावन के महीने में। ये हमारे गांव में और ब्रज संस्कृति में इस प्रकार के रसोइया हुआ करते थे। इसमें भोजन बनता था, प्रसाद बनता था, इस प्रकार के परकोटा होते थे। इनको हर चीज़ में उन्होंने चित्रांकन किया है माताओं ने, और वो चित्रांकन देखने लायक है। इस प्रकार ये जो है, ये पहले सबसे पहला दीपक ये है जिसको जलाया जाता था। इससे सबसे पहले चलन में ये आया, ये तीनों तरफ घूमता है, इस पर मिट्टी का दिया रखा हुआ है, और ये छींका है। भगवान श्री कृष्ण इसको छीके पे बालों के ऊपर चढ़ के छीके में से जो माखन निकालते थे, वो इस प्रकार का हुआ करता था। वो
कठौती है जिसमें आटा माड़ा जाता था, वो लुगदी के बर्तन हैं, बन्नी है और ये है डला है, डलिया है, भगोना है, कलसा है, ये लुगदी के बने हुए पात्र हैं। ये जो है चूल्हा है, धोनी है, ये सब प्रकार के ये सब विभिन्न रसोई में प्रयोग होने वाले चीज़ें हैं। पहले आटा पीसा जाता था, चाकी भी वही रहती थी रसोई के पास ही, वहीं से ले लिया जाता था। ये पीड़ा है, ये ओखली है धान कूटने के लिए, ये भगवान ये जो है माखन निकालने के लिए, मठा चलाने के लिए रई और धोनी है, इसमें जो है माखन निकाला जाता था। ये सैकड़ा है उसके। देखो शर्मा जी ने बताया ब्रज की रसोई के, मैं आपको थोड़ा अंदर प्रवेश करके और दिखाता हूँ ब्रज की एक एक चीज़ का कैसे। तो जैसे उन्होंने दीपक के बारे में बताया कि सबसे पहले चलन में आया, और ये मूवेबल है, इसको थोड़ा घुमा सकते हैं इस दीपक में बत्ती लगा के और तेल लगा के। इसके बाद जिन्होंने बताया कि फिर ये लकड़ी के थोड़ा और उसको मॉडिफाई किया, फिर ये दीपक आए और इसमें थोड़ा बत्ती का ढिबरी भी थी, और उसके बाद फिर ये लालटेन आई, लालटेन के बाद ये ढिबरी आई, और ढिबरी के बाद फिर ये लैंप आया जिसमें कांच की चिमनी लगाते थे, और लैंप के बाद फिर आप देख रहे हैं फिर तो पेट्रोमैक्स गैस आदि आने लग गई। और रसोई के तो जैसे गेहूं पीसने की ये चाकी है, इसमें हाथा लगा के इसको घुमाते हैं, इसमें गेहूं डालते हैं और पिस के फिर वो यहाँ से निकलता है। जब आटा बेसन आदि निकलता है उसको स्टोर करने के लिए फिर ये नाद है, ये मिट्टी की बनी हुई है जिसमें पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, कुठीला जिसको बोलते हैं। और ये आटा गूंथने के लिए जो आजकल स्टील के बर्तन आते हैं, इसको कटौती बोलते हैं, इसमें आटा गूंथते हैं। ये फिर अलग अलग तरह के छोटे छोटे चूल्हे यहाँ आप जो देख रहे हैं, इनमें चूल्हे पे बनते हैं। और ये बैठ के रसोई का जो पीढ़ा जिसको बोलते हैं, पीढ़ा पे आराम से बैठकर, और इतना सुंदर, और कई वर्ष तक आप इस पर आप खराब नहीं होता है, टूटता नहीं, और ये खुद माताएं अपने हाथ से बनाती। सबसे बड़ी बात है कि जितनी चीज़ें देख रहे हैं आप, ये मिट्टी के चूल्हे बर्तन ये सब उस समय वो खुद बनाते थे। और पानी के लिए अगर आप बात करें तो ये पानी का मटका रखने का स्टैंड, इसको पड़ैनी बोलते हैं। और ये ओखली है जिसमें धान आदि कूटते हैं। ये कौन सी बीत का है, बड़ी हरियाली से सजाई है आपने। ब्रज में जो उपासना है वो निकुंजों की उपासना है। भगवान श्री कृष्ण जो है कुंज और निकुंजों में ही विहार करते थे, यमुना के किनारे हुआ करती थी। तो ये जो है यमुना जी यहाँ पे हैं, और यहाँ बैठ कर के सुखपिक सारिकाएँ वहाँ उनको उनके दर्शन किया करती थी, अपनी कोटर में से देख करके। तोता जो है और सुख मोर पक्षी उनके साथ रहा करते थे। और ये अष्ट सखियाँ जो बनी हुई हैं, ये अष्ट सखियाँ उनके दर्शन किया करती थी। जब राधा कृष्ण जो दीवार पर बनी हुई है, आप दीवार पे बनी हुई हैं, राधा और कृष्ण जब बिहार में होते थे तो जैसे ही उन्हें कोई आवश्यकता पड़ती थी तो वो सखी की ओर देखते थे, तो सखी तुरंत समझ लेती थी और समझ करके उस वस्तु को उनके लिए उपलब्ध कराती थी। ये क्षेत्र जहाँ हम खड़े हैं इसको बहुलावन बोलते हैं। बहुलावन की निकुंज का यहाँ पर प्रदर्शन कराया गया है, इस प्रकार की हुआ करता है। देखा आपने, भगवान के कुंज निकुंज सखाओं के साथ वन में गोचरण करते हैं, वही सखियों के साथ निकुंज वन में भगवान की रास लीलाएं होती हैं। तो लता पताओं के बीच में जहाँ पक्षी है, जीव जंतु हैं, वो सब भी उस लीला का रसास्वादन करते हैं। और यमुना पुल इनके पास है, तो ये यहाँ प्रतीकात्मक रूप से यमुना जी की जो रज को इन्होंने बिछाया है। सामने निवृत्त निकुंज का रास मंडल बनाया है, और दीवारों पर आप देख रहे हैं तो वो गोबर की बनी हुई अष्ट सखियों का प्रतीकात्मक रूप है। चारों तरफ सखियाँ वहाँ विराजमान है। तो जैसे ही उन्हें कोई आवश्यकता होती है, केवल नेत्र की भंगमा मात्र से, उसके इशारे मात्र से वो सखियाँ समझ जाती थी। ललता, विशाखा, रगदेवी, सुदेवी और तुंग विद्या, तो वो सब वहाँ से उस वस्तु को प्रस्तुत करती। यही सखी भाव की सेवा है। तो सखी हैं, उसके बाद उनकी मंजरी हैं, ये सब निवृत्त निकुंज में रास बन की सेवा में रहती हैं। तो वो द्वापर कालीन भगवान की प्रमुख लीला का भी यहाँ प्रदर्शन इसमें किया गया है। जैसे कि आप एक जगह पर, एक ही स्थान में, छत के नीचे आप पूरी ब्रज की संस्कृति के दर्शन बड़े प्रेम और आनंद के साथ कर सकते हैं। अब आइए, भगवान श्री कृष्ण जो माखन चोरी लीला करते, तो यशोदा मैया और गोपियाँ इसी तरह ऊपर रखती थी, जिसमें ना तो कोई चींटी पहुंचे, ना कोई बंदर बिल्ली। मुंबई में बहुत बड़ा फेस्टिवल इससे मटकी फोड़ लीला का होता है। माखन निकालने के लिए ये मटकी है और इसमें रई है, और दीवार पर इसको रस्सी को बांधते हैं। ये उसी की ये क्लैंप है, और इनको लगा के सैकड़ा और फिर इसको चलाते हैं। तो ये विभिन्न अलग अलग तरह की हैं। और फिर यहाँ आप देखेंगे ये लुगदी के, कागज की लुगदी के बर्तन हैं।
चाहे वो मटकी हो या वो बर्तन आटा रखने का हो या रोटी रखने का, ये सब भी माताएं खुद अपने हाथ से बनाती थीं। ये छोटी छोटी मिट्टी की कुलियां हैं जिनमें भगवान का आज भी विभिन्न मंदिरों में भोग लगता है। और ये सबसे सेपरेट उनका है, यहाँ चूल्हा रखते हैं, इतना छोटा मिट्टी का बना है, यहाँ बैठ के खुद रोटी करते हैं। बीच में छोटा सा यहाँ से एक मौका है जिसमें से देखते हैं ब्रज की जो संस्कृति है वो घूंघट की प्रथा, पर्दा प्रथा की है। तो उनके परिवार के जो लोग आए यहीं से देख के उनको रोटी देना, और भोजन बनाने की जो विधा है वो ओट में करके है, किसी की दृष्टि ना लगे। क्यों? सबसे पहले भोजन बना के भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही किसी को देते हैं, इसलिए। और वहाँ उसकी क्यों साधारण होने के बाद भी पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गोबर से लीपा हुआ होता है, फर्श से थोड़ी ऊंची रसोई होती है, उस पर ये फिर चित्रकारी करते हैं जिससे कि वो आकर्षण लगे। तो जब भोजन के लिए जब कोई व्यक्ति आए रसोई में तो उसका मन चित्त प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नता से किया हुआ जो भोजन है वो शरीर को कई गुना पोषण प्राप्त कराता है। तो ये हमारी ब्रज की संस्कृति के दर्शन। यहाँ मथुरा में ये जो एक लोक कला संस्कृति संग्रहालय बनाया गया है वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आज से सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पूर्व ब्रज की संस्कृति क्या थी, किस तरह से ब्रज के जो लोग थे, यहाँ की जो लोक कलाएं थी, यहाँ की लोक प्रथा थी, लोक परंपरा थी, कैसे वो जीवन जीते थे और इतनी खुशहाल जिंदगी भगवान कृष्ण के समय यहाँ के ब्रजवासियों ने वो जीवन किस तरह की इस परंपरा में जिया, और तब से लेकर आज तक उसमें किस तरह के परिवर्तन आए और आज वो किस रूप में है। तो उसको जीवंत रखने के लिए एक बहुत अच्छा एक प्रयास किया गया है। और आप अगर इस संग्रहालय में आना चाहें, इस लोक संस्कृति के दर्शन करना चाहें, तो जब दिल्ली आगरा हाईवे पर आप आते हैं तो वृंदावन का जो यहाँ से वृंदावन जाते हैं, छठीकरा बोलते हैं, वहाँ से जब आप गोवर्धन के लिए निकलेंगे तो जो रेलवे का फ्लाई ओवर है उसको पार करते ही दाईं तरफ ये ब्रज कला एवं लोक संस्कृति संग्रहालय। आप एक बार आइए, निश्चित आपको द्वापर काल की वो जो ऐसी यादें हैं कृष्णकालीन वो निश्चित आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और आपका मन प्रसन्न होगा, आनंद में सराबोर हो जाएगा और उन यादों में आप खो जाओगे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।